आज के वीडियो में हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, हर एक कंपोनेंट की वर्किंग किस तरह होती है, कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंप्रेसर होता है। इस कंप्रेसर के कारण ही रेफ्रिजरेटर में कूलिंग होती है। सबसे पहले कंप्रेसर में कनेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल्स दिए जाते हैं जो कि कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग टर्मिनल होता है। जिस तरह से हमारे पास सिंगल फेज मोटर में कॉमन, स्टार्ट, रनिंग टर्मिनल होते हैं, उसी तरह से कंप्रेसर में भी हमारे पास कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग टर्मिनल होते हैं। कंप्रेसर में प्रोटेक्शन के लिए एक OLP कनेक्ट किया जाता है जिसे आप ओवरलोड प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। यह जो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है यह कंप्रेसर को ओवर करंट और ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरह से OLP को प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट किया जाता है और कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए एक रिले कनेक्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स टाइप का रिले है। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की बात की जाए तो रेफ्रिजरेटर में एक थर्मोस्टेट कनेक्ट किया जाता है। ये जो थर्मोस्टेट का मेन फंक्शन होता है कूलिंग को मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट कनेक्ट किया जाता है। यदि ज्यादा कूलिंग होगी और बर्फ जमेगी तो उस कंडीशन में जो थर्मोस्टेट है ये कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है। स्टॉप करने से देखिए हमारा कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा। कंप्रेसर के स्टॉप होने से हमारी कूलिंग स्टॉप हो जाएगी। जब एक बार नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा उस कंडीशन में थर्मोस्टेट कंप्रेसर को स्टार्ट कर देता है। बेसिकली ये हमारे पास थर्मोस्टेट होता है ये कूलिंग को मेंटेन करने के लिए कनेक्ट किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद अगले डिवाइस की बात की जाए तो हमारे पास एक डिफ्रोस्ट टाइमर होता है। देखिए ये हमारे पास एक डिफ्रोस्ट टाइमर है जो कि हीटिंग एंड कूलिंग को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। तो किस तरह से डिफ्रोस्ट टाइमर की वर्किंग होगी, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ आगे चलकर हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। जस्ट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, डिफ्रोस्ट टाइमर को स्टार्ट होने के लिए इसमें एक मोटर कनेक्ट की जाती है और मोटर में हमें इनपुट पावर सप्लाई फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। देखिए जो 3 नंबर पॉइंट होता है यहाँ पर आपको फेज कनेक्ट करना होता है, 1 नंबर पॉइंट में आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। जो 4 नंबर पॉइंट होता है ये कूलिंग के लिए यूज किया जाता है और जो 2 नंबर या 2 नंबर पॉइंट होता है इसे हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं। किस तरह से इसकी एप्लीकेशन होगी, किस तरह से वर्किंग होगी, सब कुछ आगे चलकर हम समझने वाले हैं। अगले डिवाइस की बात की जाए तो हमारे पास एक कूलिंग फैन होता है। देखिए हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, कंप्रेसर के स्टार्ट होने से क्या होगा, वहां पर कूलिंग होगी। अब कूलिंग को हमें सर्कुलेट भी करना है। देखिए हमारे पास जो ऊपर डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है वहां पर एक कूलिंग फैन कनेक्ट होता है। इससे कूलिंग जो सर्कुलेट होती है वो इस फैन के जरिए होती है। तो एक फैन कनेक्ट होता है, इसके अलावा डिफ्रोस्ट एक हीटर कनेक्ट होता है। देखिए होता क्या है, हमारे पास जो डिफ्रोस्ट टाइमर है ये 8 से 10 घंटे के लिए ऑन होता है, उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए डिफ्रोस्ट टाइमर ऑफ होता है। अब देखिए उस समय क्या होता है, डिफ्रोस्ट टाइमर जब ऑफ होगा तो उस कंडीशन में डिफ्रोस्ट हीटर वहां पर ऑन होगा, जिससे जो भी एक्स्ट्रा बर्फ जम रही है या ज्यादा कूलिंग हो रही है तो जो बर्फ और कूलिंग को मेंटेन करने के लिए वहां पर एक डिफ्रोस्ट हीटर कनेक्ट किया जाता है जिससे वहां पर हीटिंग और कूलिंग मेंटेन होती है। अब डिफ्रोस्ट हीटर को स्टार्ट करने के लिए एक वहां पर बायोमेटल स्विच कनेक्ट किया जाता है। ये जो बायोमेटल स्विच होता है यदि टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से कम है, यदि -5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वहां पर कूलिंग ज्यादा है, उस कंडीशन में वहां पर बर्फ जमेगी। यदि बर्फ जमती है और टेम्परेचर -5 से कम होता है तो उस कंडीशन में बायोमेटल आपका ऑन होता है। बायोमेटल ऑन होने से आपका हीटर वहां पर स्टार्ट होगा और देखिए अब आपका हीटर वहां पर स्टार्ट हो चुका है। अब वहां पर हीटिंग इंक्रीज होगी, हीटिंग धीरे धीरे बढ़ेगी। अब एक बार जब आपका टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, +5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होने पर ये जो बायोमेटल है ये आपका ऑफ हो जाएगा। बायोमेटल के ऑफ होने से आपका डिफ्रोस्ट हीटर भी ऑफ हो जाएगा। किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझने वाले हैं। और एक आपका वहां पर थर्मल स्विच होता है। ये जो थर्मल स्विच होता है ये 50 डिग्री सेल्सियस के लिए भी आता है, 70 डिग्री सेल्सियस के लिए भी आता है
और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए भी आता है। अब मेन सवाल यह उठता है कि रेफ्रिजरेटर में 50 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा कहां से। तो जब हम कनेक्शन करेंगे तब आपका यह डाउट भी क्लियर होगा। और इसके अलावा हमारे पास देखिए जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आपके पास 2 डोर होते हैं, तो 2 डोर स्विच आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होते हैं और 2 बल्ब होते हैं, एक रेफ्रिजरेटर पोर्शन के लिए और एक नीचे वाले कैबिनेट के लिए। देखिए आपके पास 2 यहाँ पर बल्ब हो चुके हैं। अब इन सभी डिवाइसेस का कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। और कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम एक 3 पिन टॉप का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक वायर हमें न्यूट्रल का मिलता है। इस न्यूट्रल वायर को सबसे पहले ले जाकर बल्ब में हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए बल्ब में न्यूट्रल आ चुका है, यहीं से सेकंड बल्ब में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी दोनों बल्ब में न्यूट्रल आ चुका है। इसके अलावा न्यूट्रल हमें यहाँ पर इस कंप्रेसर में कनेक्ट करना है, तो यहीं से देखिए एक कनेक्टर हमें लेना है और न्यूट्रल को ले जाकर OLP में कनेक्ट कर देना है। देखिए ओवरलोड प्रोटेक्टर में आपका न्यूट्रल आ चुका है, दैट मींस कंप्रेसर में अभी न्यूट्रल आ रहा है। कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए अभी हमें फेज वायर भी कनेक्ट करना है। अभी जस्ट हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया है। ये जो OLP का आगे वाला सिरा है ये कॉमन टर्मिनल पर यहाँ पर कनेक्ट होगा। देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है, यहीं से आपको न्यूट्रल वायर लेना है और इसे थर्मल फ्यूज में कनेक्ट कर देना है। देखिए थर्मल फ्यूज से यहां से न्यूट्रल जाएगा और थर्मल फ्यूज का जो आउटपुट सिरा है इसे ले जाकर आपको हीटर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो डिफ्रोस्ट हीटर में भी अभी हम न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब डिफ्रोस्ट हीटर के इनपुट से ही हमें एक वायर लेना है, ध्यान से वॉच कीजिए। डिफ्रोस्ट हीटर के इनपुट से ही हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे फैन में कनेक्ट कर देना है। देखिए फैन में भी न्यूट्रल आ चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर डिफ्रोस्ट टाइमर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो डिफ्रोस्ट टाइमर में न्यूट्रल किस तरह से दिया जाएगा इसे ध्यान से वॉच कीजिए। तो डिफ्रोस्ट टाइमर में न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए जो डिफ्रोस्ट हीटर का आउटपुट सिरा है, देखिए इनपुट में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है, आउटपुट से भी हमें न्यूट्रल का ही कनेक्टर लेना है और इसे ले जाकर डिफ्रोस्ट टाइमर के 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, हमने डिफ्रोस्ट हीटर को तो यहाँ पर भी न्यूट्रल दिया है और यहाँ पर भी न्यूट्रल दिया है, तो हमारा हीटर किस तरह से ऑपरेट होगा। तो जब हम आगे पूरा कंप्लीट कनेक्शन समझेंगे तब आपको यह डाउट भी क्लियर होगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, डिफ्रोस्ट हीटर के आउटपुट से ही जो हमारा न्यूट्रल का एक कनेक्टर था उसे ले जाकर हमने डिफ्रोस्ट टाइमर के 1 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फेज वायरिंग करना है। फेज वायरिंग की बात की जाए तो 3 पिन टॉप से यहाँ से हमें फेज वायर मिलेगा जो कि डोर स्विच के किसी भी एक टर्मिनल पर आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए जो डोर स्विच है इसके जरिए हम इस बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए जब रेफ्रिजरेटर का डोर लगा हुआ रहेगा, जब डोर लगा हुआ रहेगा तो ये जो पॉइंट है अंदर की तरफ दबा हुआ रहेगा। यह पॉइंट जब अंदर की तरफ दबा हुआ रहेगा तो हमारा लाइट ऑफ रहेगा और जैसे ही हमारा डोर खुलता है ये स्विच बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आने से हमारे बल्ब ने ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अभी क्या है, यहाँ पर हमने इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। एग्जाम्पल अभी रेफ्रिजरेटर का डोर खुला हुआ है, रेफ्रिजरेटर का डोर खुला हुआ है तो ये स्विच ऊपर की तरफ रहेगा जिससे यहाँ से सप्लाई पास होगी और यह जाएगी हमारे बल्ब में। तो जैसे ही रेफ्रिजरेटर का डोर खुलता है तो उस कंडीशन में ये बल्ब हमारा ऑन होगा। तो ये फर्स्ट हमारा डोर स्विच और बल्ब का कनेक्शन हो चुका है। सेम कनेक्शन हमें सेकंड डोर स्विच के लिए करना है। इसके लिए सप्लाई हमें कहां से लेना है, तो सप्लाई हमें डोर स्विच के इनपुट सिरे से ही लेना। इसका आप ध्यान से वॉच कीजिए। डोर स्विच के इनपुट सिरे से ही हमने कनेक्टर लिया है और इसे सेकंड डोर स्विच के इनपुट सिरे पर कनेक्ट कर दिया है। अब सपोज हमारा ये डोर अभी खुला हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा डोर स्विच बाहर की तरफ रहेगा जिससे सप्लाई पास होगी और हमारा यह बल्ब भी ऑन होगा। देखिए अभी हमारे दोनों डोर स्विच और दोनों बल्ब का कनेक्शन हो चुका है। किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए देखिए आपको डोर स्विच के इनपुट से ही, फिर से एक बार डोर स्विच के इनपुट से ही कनेक्टर लेना है, चाहे आप इस डोर स्विच के इनपुट से लें
चाहे आप इस डोर स्विच के इनपुट से ले, तो देखिए डोर स्विच के इनपुट से ही हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे सबसे पहले ले जाकर थर्मोस्टेट में कनेक्ट कर देना है। देखिए थर्मोस्टेट में फेज आ रहा है, अभी थर्मोस्टेट में फेज डायरेक्ट आ रहा है। देखिए जब हमारे पास रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नॉर्मल रहेगी उस कंडीशन में थर्मोस्टेट सप्लाई पास करता है, और जैसे ही कूलिंग ज्यादा हो जाएगी और बर्फ जमने लगेगी तो बर्फ जमने की कंडीशन में थर्मोस्टेट स्टॉप हो जाएगा और सप्लाई को कट कर देता है। तो जब हमारे पास नॉर्मल कूलिंग रहेगी तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट सप्लाई को पास करेगा और यह जाएगा हमारे पास डिफ्रोस्ट टाइमर के 3 नंबर सिरे पर। देखिए 3 नंबर सिरे पर फेज आ चुका है जो कि थर्मोस्टेट से आया है। अब हमारे पास डिफ्रोस्ट टाइमर का यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि देखिए 3 नंबर पॉइंट में हमने फेज कनेक्ट किया है, 1 नंबर पॉइंट में न्यूट्रल कनेक्ट किया है, तो हमारा डिफ्रोस्ट टाइमर यहां से ऑन हो जाएगा। अब देखिए जब डिफ्रोस्ट टाइमर यहां से ऑन हुआ है तो डिफ्रोस्ट टाइमर 8 से 10 घंटे के लिए ऑन होता है, तो उस कंडीशन में कूलिंग के लिए 4 नंबर पॉइंट यूज किया जाता है। 3 नंबर पॉइंट की जो सप्लाई है वो 4 नंबर पॉइंट से निकलेगी कूलिंग के लिए और यह जाएगी हमारे पास रिले में। ये जो हमारे पास बॉक्स टाइप रिले है इसके रनिंग टर्मिनल पर यह कनेक्ट होगा। तो देखिए थर्मोस्टेट से सप्लाई पास होने के बाद डिफ्रोस्ट टाइमर में आएगी, डिफ्रोस्ट टाइमर से सप्लाई पास होगी और हमारा कंप्रेसर यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जो कंप्रेसर स्टार्ट होगा वो डिफ्रोस्ट टाइमर से कंट्रोल होगा। देखिए जब कंप्रेसर स्टार्ट हुआ तो हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग स्टार्ट होगी। अब देखिए कूलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, अब कूलिंग को हमें सर्कुलेट भी करना है। तो कूलिंग को सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पर एक फैन कनेक्ट किया गया है। अब फैन का कनेक्शन किस तरह से होगा, तो यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर पॉइंट है यहीं से हमें कनेक्टर लेना है और इसे ले जाकर फैन में कनेक्ट कर देना है। देखिए फैन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। एक बार फिर से हम वर्किंग समझें। यदि नॉर्मल कूलिंग है तो थर्मोस्टेट से सप्लाई पास होगी, थर्मोस्टेट से सप्लाई पास होने के बाद डिफ्रोस्ट टाइमर ऑन होने के बाद जो 3 की सप्लाई वो 4 नंबर पॉइंट से निकलेगी और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। कंप्रेसर से कूलिंग स्टार्ट होगी और कूलिंग को सर्कुलेट करने के लिए कूलिंग फैन स्टार्ट होगा, जो कि 4 नंबर पॉइंट से ही हमें एक कनेक्टर ले जाकर कूलिंग फैन का कनेक्शन कर देना है। तो अब तक हमने देखा डिफ्रोस्ट टाइमर के जरिए किस तरह से कूलिंग कंट्रोल हो रही है, किस तरह से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, किस तरह से कूलिंग फैन स्टार्ट हुआ। अब किस तरह से हीटिंग कंट्रोल होगी हम समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिफ्रोस्ट टाइमर है ये 8 से 10 घंटे के लिए ऑन होता है। फॉर एग्जांपल 8 से 10 घंटे कंप्लीट होने के बाद डिफ्रोस्ट टाइमर हमारा ऑफ होगा। जब डिफ्रोस्ट टाइमर ऑफ होगा तो जो 3 की सप्लाई अभी 4 नंबर पॉइंट से निकल रही थी ये सप्लाई यहां से कट हो जाएगी और जो 4 की सप्लाई वो यहां 2 नंबर पॉइंट में आ जाएगी। ये जो 2 नंबर पॉइंट है इसे हमने हीटिंग के लिए यूज करना है। तो देखिए ये सप्लाई यहां से कट होने के बाद कंप्रेसर भी स्टॉप हो जाएगा और यहां से कूलिंग फैन भी स्टॉप हो जाएगा। अब यहां से 2 नंबर पॉइंट से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी बायोमेटल स्विच में। जब हमारा डिफ्रोस्ट टाइमर स्टॉप होगा तब सप्लाई बायोमेटल में जाएगी और बायोमेटल में देखिए यदि टेम्परेचर -5 डिग्री से कम होता है, दैट मीन्स ज्यादा बर्फ जमती है, उस कंडीशन में -5 से कम होने पर टेम्परेचर ने बायोमेटल सप्लाई को पास करेगा और यह जाएगा डिफ्रोस्ट हीटर में। तो जब टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उस कंडीशन में बायोमेटल सप्लाई को पास करता है। बायोमेटल सप्लाई को पास करने के बाद हमारा हीटर ऑन होगा। हीटर ऑन क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखिए अभी न्यूट्रल तो इसे डायरेक्ट मिला है हीटर को, जो फेज वायर है वो फेज से बायोमेटल स्विच से मिलेगा और हमारा हीटर ऑन होगा। देखिए यहां पर जब फेज आया है तो उस कंडीशन में टाइमर पर क्या इफेक्ट होगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर फेज आया, डिफ्रोस्ट हीटर ऑन हुआ, यही फेज वायर देखिए हमारे पास डिफ्रोस्ट टाइमर में जाएगा। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट में भी फेज आ रहा है जो कि थर्मोस्टेट से आया है। अब 1 नंबर पॉइंट में भी फेज आएगा, उस कंडीशन में हमारा टाइमर ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्मिनल पर फेज आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रोस्ट हीटर ऑन हुआ। अब जब टेम्परेचर -5 डिग्री से +5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, दैट मीन जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा उस कंडीशन में हमारा बायोमेटल ऑफ होगा। बायोमेटल ऑफ होने से ये सप्लाई यहां से कट हो जाएगी। ये सप्लाई कट होने से हमारा डिफ्रोस्ट हीटर स्टॉप हो जाएगा। डिफ्रोस्ट हीटर स्टॉप होने से यहां पर अगेन फेज कट हो जाएगा और यहां से हीटर की कॉइल के जरिए अगेन न्यूट्रल जाने लगेगा, जो जाएगा हमारे पास डिफ्रोस्ट टाइमर में और हमारा डिफ्रोस्ट टाइमर अगेन ऑन हो जाएगा।
तो देखिए यहां से बायोमेटल स्विच जो है वो डिफ्रोस्ट हीटर को कंट्रोल करता है। जब टेम्परेचर -5 से कम होगा उस कंडीशन में हीटर ऑन होगा, जब टेम्परेचर +5 से ज्यादा होगा उस कंडीशन में बायोमेटल ऑफ हो जाएगा और डिफ्रोस्ट हीटर भी स्टॉप हो जाएगा। अब मेन फंक्शन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा थर्मल फ्यूज हमने क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि थर्मल फ्यूज का जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस का होता है। इतना टेम्परेचर हमारे रेफ्रिजरेटर में कहां से आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमारा यदि बायोमेटल खराब हो चुका है, यदि बायोमेटल खराब हुआ तो उस कंडीशन में देखिए हमारा हीटर तो ऑन हो चुका है। अब यदि बायोमेटल खराब हुआ, हमारा हीटर कंटिन्यू ऑन हो चुका है, उस कंडीशन में हमारे रेफ्रिजरेटर में कंटिन्यू हीटिंग बढ़ती जाएगी। जब कंटिन्यू हीटिंग बढ़ती जाएगी तो जो रेफ्रिजरेटर की बॉडी होती है वो प्लास्टिक या फाइबर की होती है, जिससे रेफ्रिजरेटर की बॉडी भी जल सकती है क्योंकि हीटर कंटिन्यू ऑन है। अब देखिए एक बार जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो उस कंडीशन में थर्मल फ्यूज यहां से ओपन हो जाएगा और यहां से न्यूट्रल पावर सप्लाई कट जाएगी, जिससे हमारा रेफ्रिजरेटर ऑफ हो जाएगा। आपका थर्मल फ्यूज है ये कोई फॉल्ट होने पर ही ऑपरेट होगा, ये नॉर्मल ऑपरेट नहीं होगा। आपका बायोमेटल खराब होता है और हीटिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है, हीटर स्टॉप नहीं हो रहा है, तो फॉल्ट की कंडीशन में ही थर्मल फ्यूज आपका ऑन होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो डबल डोर रेफ्रिजरेटर कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।